गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोनेफ्रोसिस। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लंबा चलेगा लेक्चर। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस मीन्स वो किडनी के रिलेटेड कुछ भी होगा। हाइड्रो मीन्स कुछ फ्लूइड है। तुमने हाइड्रोसिल का नाम तो सुना ही होगा कि स्क्रोटम में जो 2 लेयर होते हैं हमारे, उसमें फ्लूइड भर जाता है। तो उसके जैसे हाइड्रो मीन्स फ्लूइड भर गया है, नेफ्रो मीन्स किडनी। तो किडनी में फ्लूइड भर गया है, मतलब सिंपल वर्ड्स में हम ये बोले कि किडनी में फ्लूइड भर गया है। वैसे किडनी का फंक्शन तुम सबको पता है कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, बाद में जो भी कलेक्शन होगा वहाँ पे वो यूरिन ही होगा। ठीक है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो भी हम डिटेल में जानेंगे, उसके अलावा उसके पहले मैं आपको किडनी में जो भी नॉर्मल जो यूरिन बनता है, उसके बाद यूरिन बनने के बाद उसका कोर्स क्या होता है, उसका पाथवे क्या होता है, वो मैं तुमको बता देता हूँ। तो कोर्स ऑफ यूरिन इज़ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी। किडनी में यूरिन बनेगा, बनने के बाद वहाँ पे थोड़े एकदम टेम्पररी टाइम के लिए रुकेगा, थोड़ा और यूरिन बनेगा, तो प्रेशर की वजह से वो नीचे आएगा, यूरेटर में आएगा, और यूरेटर में से होके यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इन यूरेटर, टेम्पररी स्टोरेज इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सक्रीट from the body via urethra after having micturition reflex. So this is the normal course of the urine. तो मैं तुमको फिगर ड्रॉ करके एक बार दिखा दूँ, मुझे फिगर ड्रॉ करके दिखाना अच्छा लगता है तुम लोगों को। तो ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। तो यूरिन अंदर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे यूरिन बना, उसके बाद वो यहाँ से होके यूरेटर से होके ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर में टेम्पररी स्टोरेज होगा, बाद में उसका मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होगा और उसके बाद वो यूरेथ्रा से होके बाहर निकलेगा। ठीक है। तो दिस इज़ द नॉर्मल पाथवे ऑफ द यूरिन। ठीक है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस जो हमारा वर्ड है वो क्या है कि किडनी में बहुत सारा फ्लूइड भर गया। अब ये जो नॉर्मल पाथवे मैंने बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यूरेथ्रा तक का, तो ये पूरे पाथवे में, मतलब जो हमारा ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये रीनल पेल्विस है और ये यूरेटर है। ठीक है। तो ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा हमारा किडनी का आउटपुट। जो किडनी का आउटपुट है वो यहाँ से होके नीचे आएगा, पहले रीनल पेल्विस में आएगा और फिर नीचे ब्लैडर में जाएगा। तो ये जो मैंने पिंक कलर में ड्रॉ किया हुआ है, ये हो जाएगा किडनी का आउटपुट। ठीक है। तो किडनी के आउटपुट से लेके एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस तक पूरा पाथवे है, उसमें कहीं पे भी कोई भी पैथोलॉजी बनेगी, और ये जो हमारा नॉर्मल यूरिन का पाथवे है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो क्या होता है कि किडनी में यहाँ पे यूरिन बन रहा है। ठीक है। तो वो यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा ठीक से। ठीक है। बाहर क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि बैक प्रेशर से, यूरेथ्रा से लेके एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस से लेके ये जो हमारा आउटपुट है किडनी का, वहाँ से वहाँ तक पूरे ट्रैक में कहीं पे भी अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो बैक प्रेशर की वजह से यहाँ से यूरिन जो है वो आना कम हो जाएगा, यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। अब
जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बताया है कि हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन हैं उनको जो भी काम दिया गया है वो बहुत ही सिंसियरली काम करते हैं, ठीक है। तो किडनी को पता नहीं है कि नीचे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको तो काम दिया गया है कि उसको यूरिन बनाना है, तो वो यूरिन बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा बनाता जाएगा, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है वो ब्लॉक्ड है, मतलब यहाँ से लेके यूरेथ्रा तक कहीं पे भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये यहाँ से यूरिन जल्दी नीचे नहीं आ पाएगा ब्लेडर में। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे सबसे पहले फ्लूइड यूरिन भर जाएगा और उसके बाद किडनी एनलार्ज होगी, ठीक है, जिसमें यूरिन भरा होगा। तो ये सिंपल वर्ड्स में है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। तो उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है जो हमको जाननी है, ठीक है। तो ये कोर्स ऑफ द यूरिन जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर तुमको ये कोर्स पता नहीं है तो तुमको आगे का हाइड्रोनेफ्रोसिस का कॉजेस, पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कोर्स ऑफ द यूरिन है। व्हेन एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे ऑफ यूरिन, obstruction of the urine output from the kidney will be compromised. Kidney will make urine regardless of such obstruction in the pathway and kidney and renal pelvis will become dilated. तो मैंने अभी फिगर ड्रॉ करके दिखाया था, तो ये हमारी किडनी है, ठीक है, ठीक है। तो किडनी जो है ये तो एनलार्ज होगी ही होगी, उसका डायलेटेशन होगा, और साथ में जो रीनल पेल्विस है, इतना जो पोर्शन है ये रीनल पेल्विस कहलाता है, ठीक है। तो ये जो रीनल पेल्विस है उसका भी डायलेटेशन होगा। तो ये पूरी चीज़ कहलाती है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ओके। तो ये एक नॉर्मल एकदम बेस है इसका हाइड्रोनेफ्रोसिस का। अब हम डेफिनेशन की ओर जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है उसकी, पहले मैंने बताया वो सब नॉर्मल लैंग्वेज में था कि ऐसा ऐसा होता है। अब हम उसको थोड़ा हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में उसका डेफिनेशन बनाएंगे। दैट इज़ एन एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ पेल्विक कैलेसियल सिस्टम, ठीक है। पेल्विस रीनल पेल्विस जो है वो भी एनलार्ज होगा, और जो कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स होती है किडनी की, वो भी एनलार्ज होगी, और उसके साथ किडनी भी एनलार्ज होगी। तो इट इज़ एन एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ पेल्विक कैलेसियल सिस्टम ड्यू टू पार्शियल और इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन। तो पार्शियल एंड इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि ये हमारी किडनी है, ठीक है। ये फिगर बहुत बार ड्रॉ करनी होगी तुमको। ये यूरेटर है, ठीक है। अब ये यूरेटर है, ठीक है। तो ये यूरेटर का या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगा ऐसे, बराबर, कंप्लीट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो भी ये जो आउटपुट जहाँ से जाएगा, जो ब्लेडर में जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो ये किडनी बड़ी हो जाएगी। और अगर उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पार्शियल होगा, मतलब मान लो कि इतना भी है, ठीक है, इतना भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो भी उसका डायलेटेशन ऊपर का हो जाएगा, क्योंकि वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो पार्शियल और इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोन होगा, मान लो कि ये स्टोन है, तो ये वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और इंटरमिटेंट क्यों, कभी कभी ऐसा होगा कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए ये जो किडनी है, सॉरी यूरेटर है, वो क्या करेगा,
एनलार्ज हो जाएगा, थोड़ा डायलेटेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसा डायलेटेशन होगा तो जो भी यूरिन यहाँ पे बना है, इकट्ठा हुआ है, वो साइड से होके चला जाएगा, ठीक है। बाद में जैसे ये यूरिन चला जाएगा, फिर से यूरेटर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बाद में वापस यहाँ का प्रेशर बढ़ा तो वापस यूरेटर है, उसमें स्मूथ मसली होते हैं जो रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पेरिस्टालसिस होते हैं, ठीक है। तो उसका इसीलिए क्या होगा कि अगर ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ये यूरेटर का डायलेटेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और जैसे ही सब यूरिन एम्प्टी हो जाएगा तो वापस यूरेटर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो इंटरमिटेंटली यहाँ पे यूरिन है वो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होता रहेगा किडनी में। तो दिस इज एन डेफिनेशन, इट इज़ एन एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ pelvic cell system due to partial और intermittent obstruction to the outflow of the urine, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो होती है वो ऑलवेज हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ही होती है। तो ये डेफिनेशन सब मांगते हैं, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डेफिनेशन तो तुमको पता हो। नॉर्मल वर्ड्स में तो कोई भी समझा देगा कि भाई आउटफ्लो है वो ब्लॉक हो गया और किडनी बड़ी हो गई, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस है। वो बात भी सच है, लेकिन वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू put some medical words and make a proper definition. Okay, so this is the definition of the hydronephrosis. अब हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ, उसका जो यूरिन आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन होने के कई सारे रीज़न होंगे। किडनी दोनों तरफ होती है, राइट साइड भी होती है, लेफ्ट साइड भी होती है, बायलेटरल ऑर्गन है। तो उसके जो कॉजेज़ होंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक होगा यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस और दूसरा होगा बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। तो ऐसे क्यों, ठीक है। ये एक किडनी है, ये एक किडनी है, ठीक है। ये यूरेटर है, ये एक यूरेटर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ब्लेडर में एंटर हुए, ठीक है। तो अब अगर सिर्फ इस साइड कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो सिर्फ ये वाली किडनी एनलार्ज होगी, ये वाली किडनी तो पूरी की पूरी नॉर्मल रहेगी, वो नॉर्मली काम करती रहेगी, उसका कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यूरेथ्रा में या ब्लेडर में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे यूरिन जमा होता रहेगा, बाद में बैक प्रेशर जाएगा ऊपर और ये किडनी को एनलार्ज कर देगा। तो अगर यहाँ पे कोई पैथोलॉजी है यूरेथ्रा में तो बायलेटरली हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए उसके कॉजेज़ है वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, या तो यूनिलेटरल होंगे या फिर बायलेटरल, ठीक है। अब यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेज़ है, तो फिर से ये किडनी आ गई, ठीक है, ये यूरेटर है, ओके, यहाँ पे ब्लेडर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ पैथोलॉजी आएगी वो बन जाएगा यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेस, ठीक है। अब ये हमारी ल्यूमेन है यूरेटर की। तो जब भी कोई जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, मैंने तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन का लेक्चर लिया था, तो उसमें आया था कि जो इलियम का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोरोन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं कॉजेस के, ठीक है। तो मान लो कि ये एक ल्यूमेन है, ठीक है, ये उसकी वॉल है, ठीक है।
तो अब जो रीज़न होंगे ये ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट होने के, तो पहला आएगा इंट्राल्यूमिनल, जो ल्यूमेन के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। दूसरा आएगा इंट्राम्यूरल, जो हमारी वॉल है उसमें कुछ पैथोलॉजी बनेगी, और हमको क्या करना है, जो हमारा ल्यूमेन है उसको कम करना है, या तो वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली बंद हो जाए ल्यूमेन, या फिर पार्शियली, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन ल्यूमेन का करना है। तो एक नंबर जो है वो इंट्राल्यूमिनल कॉजेज़ हो जाएंगे, 2 नंबर है वो इंट्राम्यूरल हो जाएंगे, और बाहर के जो कॉजेज़ है वो हो जाएंगे एक्स्ट्रा म्यूरल। तो एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेज़ में क्या आएगा, बाहर की कोई पैथोलॉजी है कि जिसकी वजह से ये ल्यूमेन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। यूरेटर, जो भी ल्यूमिनल स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी में, वो जैसे एक रबर की ट्यूब होती है उसके जैसे ही होती है, थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो वो पूरी दब जाएगी। ठीक है, तो कॉजेज़ हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल। सो इंट्राल्यूमिनल कॉजेज़ में 2 मेन कॉजेज़ हैं, एक तो स्टोन इन द यूरेटर और रीनल पेल्विस, दूसरा है पेपिलरी नेक्रोसिस। स्लफर पेपिला होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे यूरेटर में। ठीक है, सॉरी, तो ये किडनी है, ये रीनल पेल्विस और इसका यूरेटर। तो यहाँ पे कोई स्टोन है यूरेटर में जो इंटरल्यूमिनल है, तो ये एक इंटरल्यूमिनल कॉज बन जाएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस के लिए। यहाँ पे कोई स्टोन है रीनल पेल्विस में, जो मैंने बताया था कि स्टैगहॉर्न कैलकुला जो बनता है वो पूरा रीनल पेल्विस में होता है। तो ये यूरेटर का स्टोन, ये रीनल पेल्विस का स्टोन, वो बन जाएंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेज़ यूनिलेटरल तरफ के। अगर ये बायलेटरली दोनों तरफ स्टैगहॉर्न कैलकुलाई है, दोनों तरफ पेल्विस में या यूरेटर में स्टोन है, तो दोनों तरफ बायलेटरल भी हो जाएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब जो पेपिलरी नेक्रोसिस है वो क्या है, जो हमारा यूरेटर है, पेल्विस है, उसके अंदर म्यूकोजा होता है, उसके अंदर पेपिला होती है, तो उसका डिस्ट्रक्शन होगा, रेडिएशन होगा, या फिर और कोई भी रीज़न होगा जिसकी वजह से वो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, तो जो स्लफ्ड पेपिला होंगे वो ऐसे थोड़ा प्लग बना देंगे और ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे। हमको ल्यूमेन का ऑब्स्ट्रक्शन करना है। तो इंट्राल्यूमिनल कॉज में स्टोन इन द यूरेटर और रीनल पेल्विस एंड पेपिलरी नेक्रोसिस। इंट्राम्यूरल कॉजेस, जो यूरेटर की वॉल है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, तो पहला है नैरो यूरेटर। ठीक है, यूरेटर जो है वो उसकी ल्यूमेन जो है वो बहुत नैरो होगी, ये ऐसे, सॉरी ये थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, किडनी है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे नैरो यूरेटर हो जाएगा, या तो कंजेनाइटली या फिर कोई भी डिसीज़ की वजह से हो जाएगा। तो ये हो गया नैरो यूरेटर। यूरेटरोसिल, ये एक स्मूथ मसल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, और यूरेटर जो होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से वहाँ के पेरिस्टालसिस जो होते हैं उस पार्ट के वो कम हो जाते हैं और यूरिन आगे नहीं जाता, तो दैट इज़ यूरेटरोसिल। PUJ obstruction, that is pelvi ureteric junction obstruction, and that is most common cause for the hydronephrosis. And PUJ obstruction, that is congenital condition, malignancy in ureter and stricture in ureter, that is due to iatrogenic or tuberculosis. Iatrogenic means हमने कोई भी हमारी मेडिकल प्रोसीजर की है उसके बाद वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन गया है। तो नैरो यूरेटर, स्ट्रिक्चर यूरेटर, मैलिग्नेंसी इन यूरेटर, यूरेटरोसिल एंड
पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये किडनी है, तो एक ठीक है, तो ये जो जंक्शन है दैट इज़ पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन। ये पेल्विस है, ये यूरेटर है। तो पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन, तो जो पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन होता है वो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। कई सारी कंडीशन आती है, ये कंजेनिटली जब किडनी का डेवलपमेंट होता है तब उसकी वजह से भी हो, डिफेक्टिव डेवलपमेंट की वजह, डिफेक्टिव जो एम्ब्रियोलॉजी होती है किडनी की उसमें भी हो सकता है ये। तो पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेटर में कोई मैलिग्नेंसी होगी, स्ट्रिक्चर होगी, जैसे रिनल ट्यूबरक्लोसिस में बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस के बेसिलाई वहाँ पे आके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं और इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे अल्सर बनता है। अल्सर बनने की वजह से उसके बाद वहाँ पे स्कार बनता है और उसकी जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रिक्चर बन जाएगा। तो स्ट्रिक्चर, यूरेटर, नैरो यूरेटर, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, मैलिग्नेंसी एंड यूरेटरोसिल। ठीक है, तो ये इंट्राम्यूरल कॉजेज़ है यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के। आइट्रोजेनिक में हम प्रोसीजर करेंगे, एक तो डीजे स्टंट प्लेसमेंट आता है और अब बहुत सारी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर आ गई है जिसमें हम यूरेथ्रा के रूट से ब्लेडर में जाके यूरेटर का एंड को आइडेंटिफाई करके यूरेटर में से ऊपर जाके फ्लेक्सिबल जो एंडोस्कोप आते हैं उससे हम यूरेटर का स्टोन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लोअर यूरेटर अगर स्टोन हो तो वो हम उससे निकाल सकते हैं। तो ये हो गई सब प्रोसीजर होती है। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर क्यों बनता है? क्योंकि प्रोसीजर हम कोई भी करेंगे वहाँ पे म्यूकोज़ा होगा, वो म्यूकोज़ा को इंजरी होगी, भले वो फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन थोड़ी बहुत इंजरी तो होगी ही। इंजरी हुई तो वहाँ पे अल्सर बनेगा, अल्सर बनने के बाद वहाँ पे स्कार बनेगा और स्कार बनने की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा, तो फाइब्रोसिस के बाद वहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो दैट इज़ आइट्रोजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेटर। एक्स्ट्रा म्यूरल कॉजेस में क्या क्या आएगा? एक तो यूरेटर के बाहर का कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो दैट एक है जो एबरेंट रिनल वेसल्स, वो वेन भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है। एबरेंट मीन्स वो रह गई है, परसिस्टेंट है, वो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है, वो होता है एबरेंट रिनल वेसल्स। मोस्ट कॉमन ऑन लेफ्ट साइड, कंप्रेशन बाय मैलिग्नेंट ग्रोथ। सर्विक्स और रेक्टम की अगर कोई मैलिग्नेंसी होगी तो वो यूरेटर को प्रेस करेगी तो उसकी वजह से उसका ल्यूमेन बंद हो जाएगा। या फिर सर्विक्स और रेक्टम अगर एडवांस स्टेज में होते हैं तो वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं मैलिग्नेंसी में, तो उसकी वजह से जो यूरेटर है वो भी अगर एंगल्फ हो गया मास में तो उसकी ल्यूमेन बंद हो जाएगी। तो मैलिग्नेंट ग्रोथ फ्रॉम सर्विक्स एंड रेक्टम, रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, मोस्टली कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेते हैं पेशेंट मैलिग्नेंसी में, उसके बाद ऐसा मोस्टली होता है कि रिट्रोपेरिटोनियल जो स्पेस है उसका फाइब्रोसिस हो जाता है। तो उसमें यूरेटर जो है वो मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है जो इन्वॉल्व उसको इफ़ेक्ट होती है कि उसका कोर्स बहुत ही लंबा है, तो रेट्रोपेरिटोनियम में उसको वो बहुत ही जल्दी उसके ऊपर पहली इफेक्ट आती है। तो रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, एबरेंट रिनल वेसल्स, कंप्रेशन बाय मैलिग्नेंट ग्रोथ एंड रिट्रोकेवल यूरेटर। दो वर्ड तुम्हारे लिए नए आए हैं, एक तो एबरेंट रिनल वेसल्स एंड रिट्रोकेवल यूरेटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ क्या है मैं तुमको बता दूँ कि जब हमारा किडनी जो है वो बनती है बॉडी में एम्ब्रियो के लेवल पे, तो जैसे टेस्टिस का डिसेंड होता है, टेस्टिस बनती है राइट साइड, राइट या लेफ्ट साइड,
लंबर रीजन में बनती है और फिर वो उसका डिसेंड होता है, उसके जैसे किडनी का एसेंड होता है। ठीक है, तो किडनी जब एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे होती है, ठीक है, मान लो कि ये किडनी थोड़ी बहुत ऐसी बनी है, ठीक है, अभी एकदम अच्छे वाली नहीं बनी है, तो क्या होगा कि उसका जो ब्लड सप्लाई है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे है, ठीक है, तो उसका जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। ठीक है, अब जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो क्या होता है, किडनी का एसेंड होता है, किडनी ऊपर जाती है। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद क्या होता है कि धीरे जैसे जैसे किडनी ऊपर जाती है वैसे वैसे उसकी जो ये ब्लड सप्लाई है, ये ब्लड सप्लाई है, ये धीरे धीरे रिग्रेस हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। ठीक है, तो किडनी का एसेंड हुआ, ये आर्टरी भी गई, ये आर्टरी भी गई, सिर्फ ये आर्टरी बचेगी। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, अगर कोई भी रीज़न से, वो रीज़न क्या होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन कोई भी अगर रीज़न से अगर ये आर्टरी जो है वो रह गई, बराबर, वो रिग्रेस नहीं हुई, बराबर, तो क्या होगा कि यहाँ से जो ऐसे यूरेटर जा रहा है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होती है एबरेंट रीनल वेसल्स। तो ये अगर एओर्टा से डेवलप, एओर्टा से आई होगी तो वो हो गई एबरेंट रीनल आर्टरीज। अगर वो इंफीरियर वेना कावा से होगी तो वो हो गई एबरेंट रीनल वेन। ठीक है, तो जैसे आर्टरी में से होती है, उसके उसके जैसे आईवीसी में भी होती है जो किडनी को ड्रेन करती है एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे। तो धीरे धीरे ये जो मैंने बताया, ये जो आर्टरी है ये धीरे धीरे रिग्रेस हो जाती है और सिर्फ एक ये वाली आर्टरी जो है वो रह जाती है। ठीक है, तुम नॉर्मल एनाटॉमी पढ़े हो जिसमें मैंने बताया था कि एक रीनल आर्टरी होती है और रीनल वेन होती है, दो ही, एक ही उसकी आर्टरी है, एक ही उसकी वेन है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, लेकिन उससे पहले जो एब्नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे होता है उस पर ऐसा होता है कि उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो 3-4 आर्टरी से होती है और धीरे धीरे सब आर्टरी रिग्रेस हो जाती है और सिर्फ एक आर्टरी बच जाती है। इसमें कोई अगर डिस्टर्बेंस आया तो ये आर्टरी रहेगी। तो ये हो गई एबरेंट रीनल वेसल्स। मैं तुमको फ़ोटो दिखाता हूँ, तुमको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेन रीनल आर्टरी है और ये जो है वो एबरेंट रीनल आर्टरी है। तो ये इसने यहाँ पे यूरेटर को प्रेस किया है और उसकी वजह से वहाँ पे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन बना है। ठीक है, तो ये किडनी में पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन बना है, उसका कॉज है एबरेंट रीनल आर्टरी। ठीक है, तो एबरेंट रीनल वेसल्स है, उसमें वो आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर उसकी, अगर ये एक कॉज है उसका, तो उसके हिसाब से उसकी हम ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा मैंने वर्ड आया था, ये एक फ़ोटो है जिसमें ये यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 आर्टरी है एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे। अब धीरे धीरे किडनी एसेंड होगी, बराबर, और तीनों के तीनों आर्टरी में से ये नीचे वाली आर्टरी रह गई है, तो उसने जो ग्रीन कलर में है वो यूरेटर है, यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट किया है और उसकी वजह से यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है। तो जो एबरेंट रीनल वेसल्स है वो वेन भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है। ठीक है,
तो ये एक उसका कॉज है पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन का। दूसरा वर्ड आया था रिट्रोकेवल यूरेटर। रिट्रो मीन्स पीछे, केवल मीन्स कावा, इन्फ्रावेना कावा ही होगा। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है तुमको, ये इन्फ्रावेना कावा है। और इसका जो राइट साइड का तुम ये यूरेटर देख सकते हो कि इन्फ्रावेना कावा के पीछे से होके आगे आ रहा है। ये जो पूरा है वो पूरा नॉर्मल पाथवे है यूरेटर का, बराबर। कुछ एम्ब्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से ये यूरेटर इन्फ्रावेना कावा के पीछे चला जाएगा और फिर आगे आके नीचे यहाँ पे यूरेटर में एंटर होगा। तो ये हो गया रिट्रोकेवल यूरेटर। तो ये क्या होगा, जो यूरेटर है वो इन्फ्रावेना कावा और एओर्टा के बीच में प्रेस हो जाएगी और उसकी वजह से जो यूरिन बनेगा वो, उसकी वजह से सबसे पहले तो यूरेटर का ल्यूमेन ब्लॉक बंद हो जाएगा बाहर से प्रेस होके, और उसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होगा। ये एक फिगर है जिसमें अच्छे से समझ आएगा तुमको। ये पूरा ट्रैक है रिट्रोकेवल यूरेटर का। ये यूरिनरी ब्लेडर है, तो यूरेटर पूरा केवा के पीछे से जाके आगे आएगा और फिर वापस ब्लेडर में आएगा। तो ये हो गया रिट्रोकेवल यूरेटर। तो एक हो गया एब्रेंट रीनल वेसल्स, दूसरा है रिट्रोकेवल यूरेटर। तो यूनिलेटरल कॉजेस में एक तो इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल, तीन उसके कॉजेस है। कॉजेस के तीन पार्ट पाड़े हम किए हैं हमने। इंट्राल्यूमिनल में स्टोन एंड पेपिलरी नेक्रोसिस, इंट्राम्यूरल में पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेटरोसिल, नैरो यूरेटर, मैलिग्नेंसी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेटर। एक्स्ट्राम्यूरल में एबरेंट रीनल वेसल्स, रिट्रोकेवल यूरेटर एंड मैलिग्नेंसी ऑफ सर्विक्स एंड रेक्टम एंड रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। ठीक है। अब बाइलेटरल जो कॉजेस है उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल में एक आता है स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस एंड पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। ये दो कंडीशन है। ये एक है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, मीन्स यहाँ ये जो तुम देख सकते हो यहाँ पे जो यूरेथ्रा है वहाँ पे कोई भी एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होगा जिसकी वजह से यूरिन यूरेथ्रा से होके बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये हो गया पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। जब ये फोल्ड ऊपर नीचे होगा तब जाके यूरिन पास होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो फोल्ड है, मेम्ब्रेनस फोल्ड है, वो एक वाल्व के जैसे काम करेगा और उसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है। दैट इज पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। ये एक फ़ोटो है उसकी अच्छे से कि ये नॉर्मल सिस्टम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से सब कुछ हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है तो उसकी वजह से यूरेटर सबसे पहले ब्लेडर एनलार्ज होगा, फिर यूरेटर एनलार्ज होगा और उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रेशर किडनी तक जाएगा और किडनी भी एनलार्ज हो जाएगी और हाइड्रोनेफ्रोसिस बन जाएगा। ठीक है। तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस है उसका स्ट्रक्चर अगर हो गया है वहाँ पे तो उसकी वजह से यूरिन यूरेथ्रा तक जाएगा लेकिन यूरेथ्रा से बाहर नहीं जा पाएगा। तो उसकी वजह से बैक प्रेशर से पूरा यूरेथ्रा, ब्लेडर, यूरेटर एंड किडनी सब एनलार्ज हो जाएगा क्योंकि यूरिन जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो इसमें बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है दोनों तरफ का। एक्वायर्ड में आएगा, बहुत ही कॉमन है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, जो प्रोस्टेट है ये यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है। यहाँ पे इससे प्रोस्टेट होता है। तो प्रोस्टेट अगर एनलार्ज होगा
तो जो यूरेथ्रा बीच से जा रही है उसको प्रेस करेगा और उसकी वजह से जो आउटफ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा और उसकी वजह से बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। क्योंकि ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, दोनों तरफ प्रेशर ऊपर जाएगा और एनलार्ज हो जाएगी। तो BPH या फिर यहाँ का मैलिग्नेंसी प्रोस्टेट का, तो वो करेगा बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। सो BPH स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, मैलिग्नेंसी इन प्रोस्टेट, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बिकॉज ऑफ ट्रॉमा और इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर इन यूरेथ्रा, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लेडर नेक स्कारिंग। अगर तुमने नाम सुना होगा TURP, ठीक है, तो जो TURP होता है उसमें क्या होता है कि एक स्कोप आता है, उसके स्कोप से हम जाएंगे यूरेथ्रा में, उसके बाद जाएंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में और वहाँ से जो मीडियन लोब होता है प्रोस्टेट का वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, TURP दैट इज ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो TURP है वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया की एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है जिसमें हम मीडियन लोब निकालते हैं। तो इसके लिए हम स्कोप अंदर डालेंगे तो उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव ब्लेडर नेक स्कारिंग हो सकती है। फाइमोसिस का नाम तुमने सुना होगा कि फाइमोसिस जो होती है उसकी वजह से भी यूरिन का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। कार्सिनोमा सर्विक्स एंड ब्लेडर वो भी करेंगे बायलेटरल, अगर दोनों तरफ के यूरेटर को प्रेस किया तो बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। एंड बायलेटरल स्टैगहॉर्न कैलकुलाई। ठीक है, तो एक्वायर्ड कॉज में प्रोस्टेट के कॉज आएंगे, यूरेथ्रा के कॉज आएंगे। ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड यूरिनरी ब्लेडर, अगर यूरिनरी ब्लेडर में मैलिग्नेंसी है तो उसकी वजह से उसके दोनों तरफ के जो यूरेटर के एंट्री है ब्लेडर में वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ये हो गए उसके बायलेटरल कॉजेस। ठीक है, तो एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व नया आया तुम्हारा। अब एक और आता है प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन सब जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी पेरिस्टालसिस जो है वो धीमे धीमे थोड़ी उसको क्या बोलते सकते हैं कि थोड़ी स्लो हो जाएगी। जो मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उसकी वजह से यूरेटर और रेनल पेल्विस का डायलेटेशन हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज मसल टोन स्टार्ट्स अर्ली इन फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन्वॉल्यूट्स 2 to 12 वीक्स पोस्टपार्टम। तो 2 से 12 वीक पोस्टपार्टम में ये पूरी अपने आप नॉर्मल हो जाती है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कंजेनिटल पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, so often bilateral but the presentation on one side is earlier। तो congenital PUJ obstruction जो मैंने बताया कि पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइड्रोनेफ्रोसिस का। वो यूजुअली अगर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम बायलेटरल होता है, लेकिन दोनों में से किसी भी राइट साइड या लेफ्ट साइड का किसी भी एक तरफ का जो उसका प्रेजेंटेशन है वो पहले आएगा। तो वो ऐसे ही प्रेजेंट होगा कि यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस दूसरी साइड भी हाइड्रोनेफ्रोसिस बनेगा। ठीक है, अब ये हो गए इसके कॉजेस तुमको याद रखने हैं। यूनिलेटरल के कॉज, बायलेटरल के कॉज। यूनिलेटरल में इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल। बायलेटरल में ब्लेडर के कॉज, यूरेथ्रा के कॉज, प्रोस्टेट के कॉज। ठीक है, तो ये हो गए उसके सारे कॉजेस। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये सारे कॉजेस की वजह से यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा किडनी में, किडनी एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। तो इनिशियली प्रेशर इफेक्ट इज लिमिटेड टू रीनल पेल्विस। Then if obstruction is still present, pressure effects start to appear in the calycis and renal parenchyma.
parenchyma become thinner gradually and got dilated and kidney will become full of urine. ठीक है, क्या होगा, ये किडनी है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ का प्रेशर, रीनल वैल्यूज का प्रेशर बढ़ेगा, फिर ये प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो ऐसे हमारे मेजर कैलाइसिस होते हैं उसमें प्रेशर बढ़ेगा, और उसमें प्रेशर बढ़ने के बाद धीरे धीरे जो हमारा रीनल पेरेंकाइमा है जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं उसमें प्रेशर बढ़ेगा। और जैसे मैंने बताया था पहले भी कि जैसे हमारा रबर का अगर कोई भी बलून होता है उसमें हम पानी भरते हैं तो धीरे धीरे पानी भरेंगे भरेंगे भरेंगे, बड़ा होगा और एक पॉइंट आएगा कि उसकी जो वॉल है वो पूरी थिन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके जैसे ये किडनी का भी जो कॉर्टेक्स और पेरेंकाइमा है वो किडनी का डायरेक्ट होने की वजह से धीरे धीरे थिन होती जाएगी, और वो थिन होगी तो उसके जो फंक्शन है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में आते हैं नेफ्रॉन्स जो यूरिन बनाते हैं, तो बढ़ती जाएगी बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो रीनल किडनी पूरी फेल हो जाएगी, वो और यूरिन नहीं बनाएगी, लेकिन तब तक वो किडनी पूरी डायलेट बड़ी हो चुकी, बड़ा मास जैसा बन गया होता है, ठीक है। तो प्रेशर इफेक्ट जो होती है वो सबसे पहले रीनल पेल्विस में, फिर कैलाइसिस में, फिर पेरेंकाइमा में, और पेरेंकाइमा जो है वो थिन होता रहेगा। Secretory function got compromised if parenchyma thickness is less than 2 mm. Kidney will become non-functioning. If bilateral, that patient will go in renal failure. ठीक है, तो पेरेंकाइमल थिकनेस जो होती है वो अगर 2 मिलीमीटर से कम हुई, ये हम सोनोग्राफी में या फिर सीटी स्कैन में जान सकते हैं कि ये थिकनेस कितनी कम हुई है। तो अगर 2 मिलीमीटर से कम अगर उसकी थिकनेस हो गई तो किडनी उसका काम करना बंद कर देगा, उसका फंक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये पैरामीटर हमको याद रखना है, 2 मिलीमीटर जिसकी पेरेंकाइमल थिकनेस अगर 2 से कम हुई तो किडनी काम करनी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जो रीनल पेल्विस होता है उसका डायलेटेशन होगा, वो 2 तरह का होता है, एक तो इंट्रा रीनल और दूसरा एक्स्ट्रा रीनल। तो जैसे हमने एनाटॉमी में पढ़ा था कि जो रीनल पेल्विस होता है वो 2 तरह के होते हैं, या तो इंट्रा रीनल होता है या फिर एक्स्ट्रा रीनल होता है। तो इंट्रा रीनल होता है तो उसमें क्या होगा कि ये किडनी है, ठीक है, सॉरी ये किडनी है, तो ये जो रीनल पेल्विस है वो पूरा यहाँ तक होगा ऐसे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैलाइसिस होंगे, ठीक है। तो ये जो रीनल पेल्विस है वो है इंट्रा रीनल, मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट किडनी के अंदर है, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है इंट्रारीनल पेल्विस अगर हुआ तो उसका डायलेटेशन अंदर भी होगा, ठीक है। डायरेक्टली किडनी के अंदर होगा तो उसमें किडनी में अंदर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा रीनल होती है वो नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से ही चालू होगा, बराबर। तो इसका अगर डायलेटेशन होता है, एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस का डायलेटेशन होता है तो वो यहाँ पे किडनी में धीरे धीरे जाएगा और बाद में धीरे धीरे उसको प्रेस करेगा। लेकिन अगर इंट्रा रीनल होगा और अगर वो डायरेक्ट हुआ तो यहाँ पे बहुत जल्दी इफेक्ट आएगी, क्योंकि ऑलरेडी किडनी के अंदर डायलेटेड पेल्विस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डायलेटेशन 2 तरह के होते हैं, इंट्रा रीनल और एक्स्ट्रा रीनल। अब उसके बेस पे, पैथोलॉजी के बेस पे उसके
क्लासिफिकेशन है, 4 3 4 4 5 जैसे क्लासिफिकेशन है, वो जो हमको याद रखने हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विदाउट रीनल फेलियर एंड बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विथ रीनल फेलियर। अगर यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो पेशेंट रीनल फेलियर में नहीं जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट किडनी काम कर रही है। जो किडनी उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है खाली वही फेल होगी, बाकी पेशेंट पूरा रीनल फेलियर में नहीं जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट किडनी वो काम कर रही है। तो यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, बायलेटरल HN विदाउट रीनल फेलियर एंड बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विथ रीनल फेलियर। दूसरा क्लासिफिकेशन है इंटरमिटेंट एंड परसिस्टेंट। तो ये यहाँ पे एक तुम्हारी टर्मिनोलॉजी आएगी डिटेल्स क्राइसिस। तो जो इंटरमिटेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है उसमें हमको डिटेल्स क्राइसिस देखने को मिलती है। क्या होगा डिटेल्स क्राइसिस में कि ये पूरी किडनी ऐसे एनलार्ज हो चुकी है, बराबर, सब इसमें ऐसे फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है। अब इंटरमिटेंट मीन्स यहाँ पे मान लो एक स्टोन है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोन है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसे स्टोन होता है यहाँ पे, तो उसको स्टोन के ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए ये जो हमारा यूरेटर है वो थोड़ा डायलेट हो जाएगा, बराबर। तो डायलेट हो जाएगा तो ये जो हमारा यूरिन यहाँ पे है वो धीरे धीरे यहाँ से निकल जाएगा यूरेटर में, ठीक है। तो ये होता है इंटरमिटेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब डिटेल्स क्राइसिस है वो क्या है कि पहले ये नॉर्मल वाला है, ठीक है, कि यहाँ पे एक छोटा सा इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऐसा, बराबर। तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा पूरा कंप्लीटली, लेकिन पार्शियल तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा ही। तो यहाँ पे पूरा भरता रहेगा, किडनी बड़ी हो जाएगी, यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ से अगर यूरिन ज़्यादा आया और ये डायलेट हो गया ऐसे, तो क्या होगा कि ये पूरा यूरिन एम्प्टी हो जाएगा। तो उससे पहले क्या होगा किडनी है वो पूरी एनलार्ज हो जाएगी। तो पेशेंट जब भी हमारा कोई ऑर्गन है वो एनलार्ज होता है तो पेन होता है, तो विजरल पेन होगा। पेशेंट को हम अगर पाल्पेट करेंगे तो ये पूरा जो किडनी है वो हमको ऐसा पाल्पेबल मास हमको पाल्पेट हो पाएगा। तो देयर विल बी अ पाल्पेबल मास एंड पेशेंट विल हैव पेन इन द लंबर रीजन, बराबर। कुछ टाइम बाद जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन जो हुआ है यहाँ पे, तो यूरेटर अगर ऐसे डायलेट हो गया तो क्या होगा, बहुत सारा यूरिन जो है वो पास हो जाएगा। जो स्वेलिंग जो हुई है, जो ये बहुत बड़ा हो गया है, वो वापस इतनी हो जाएगी साइज, मतलब स्वेलिंग जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही है डिटेल्स क्राइसिस। ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स, swelling and pain in the loin, that is lumbar region. After some time patient will pass large amount of urine and swelling and pain will disappear. जो मैंने भाई फिगर ड्रॉ करके बताया वही यहाँ पे मैंने लिख के बता दिया है तुमको। ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो स्वेलिंग हुई, पेन होगा, कुछ देर बाद ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा कम होगा, यूरेटर डायलेट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो यूरिन की है वो पास होगी, पेशेंट को पेन कम हो जाएगा, और जो स्वेलिंग हमको पाल्पेट हो रही है वो भी मतलब वो उसकी साइज़ डिसअपियर हो जाएगी। जो साइज़ बड़ी हुई है वो डिसअपियर हो जाएगी, पेन है वो डिसअपियर हो जाएगा,
तो ये है डिटल्स क्राइसिस। ये जो अलग अलग वर्ड आते हैं जो मैंने लाल रेड कलर में लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वो तुमको पता होनी चाहिए। अगर तुम क्लासिफिकेशन लिखते हो या फिर सिम्टम्स लिखते हो हाइड्रोनेफ्रोसिस के, और अगर तुमने डिटल्स क्राइसिस एक्सप्लेन नहीं किया तो तुमको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। अगर डिटल्स क्राइसिस दिख गया लिखता हुआ तो बहुत अच्छी बात है। persistent hydronephrosis ड्यू टू persistent obstruction, तो क्लासिफिकेशन 2 है, इंटरमिटेंट HN एंड persistent HN। क्लासिफिकेशन 1 था यूनिलेटरल HN, बायलेटरल HN विदाउट रीनल फेलियर एंड बायलेटरल HN विद रीनल फेलियर। दूसरा है इंटरमिटेंट एंड persistent। तीसरा आएगा हाइड्रोनेफ्रोसिस ओनली एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस विथ हाइड्रोयूरेटर। हाइड्रोयूरेटर मीन्स यूरेटर थोड़ा डायलेट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन 4 है एक्सटर्नल पेल्विक HN एंड इंट्रारिनल पेल्विक HN। HN दैट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एक्सट्रारिनल पेल्विक हाइड्रोनेफ्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड इंट्रारिनल पेल्विक हाइड्रोनेफ्रोसिस, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इंटरनल पेल्विस होता है उसमें उसकी वजह से अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ तो सबसे पहले जो रीनल पेल्विस डायलेट होंगे तो वो ऑलरेडी किडनी के अंदर ही है, क्योंकि वो इंटरनल पेल्विस है। तो वो एनलार्ज होगी तो डायरेक्टली जो किडनी का पेरेंकाइमा है वो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, और जो रीनल पेरेंकाइमा है वो उसका डिस्ट्रक्शन, उसका जो थिकनेस हो बहुत जल्दी कम होगा और बहुत ही सीवियर होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा इंटररिनल पेल्विस होगा तो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें किडनी के अंदर उसका रीनल पेल्विस प्रेजेंट है जो बड़ा हो रहा है, तो दोनों की प्रेशर इफेक्ट आएगी। तो इंटररिनल पेल्विस में रीनल पेरेंकाइमा का डिस्ट्रक्शन बहुत ही सीवियर होता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गए, 4 क्लासिफिकेशन है। यूनिलेटरल HN, बायलेटरल HN विदाउट रीनल फेलियर एंड विथ रीनल फेलियर। इंटरमिटेंट में डिटेल्स क्राइसिस तुमको मेंशन करनी है। आई होप कि डिटेल्स क्राइसिस तुमको अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ गई हो तो बता देना। परसिस्टेंट HN, क्लासिफिकेशन 3 HN एंड HN विथ हाइड्रोयूरेटर। एंड 4th है एक्सट्रारिनल पेल्विक एंड इंटरनल पेल्विक हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। अब आएंगे ग्रेड। तो ग्रेड हमको पता चलेंगे इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में। तो उसमें ग्रेड जो बनते हैं वो कौन से बेस पे बनाए गए हैं, जो कैलाइसिस है उसकी, कैलाइसिस जो होते हैं मेजर कैलाइसिस उसकी अपीयरेंस के हिसाब से। तो ग्रेड 1 होता है, उसमें सबसे पहला ग्रेड 1 में जो कैलाइसिस है वो ऐसे दिखेगा, कपिंग होगा। ग्रेड 2 होगा, उसमें पूरा फ्लैट होगा कैलाइसियल सिस्टम। जो क्लास 3 है उसमें थोड़ा ऐसे क्लबिंग होगा, और क्लास 4 में ऐसे पूरा ब्रॉड हो जाएगा रीनल पेल्विस। तो ये ग्रेड 1, ये ग्रेड 2, ये ग्रेड 3 एंड ये ग्रेड 4। कपिंग ऑफ द मेजर कैलाइसिस ग्रेड 1, फ्लैटनिंग ऑफ द मेजर कैलाइसिस ग्रेड 2, क्लबिंग ऑफ द मेजर कैलाइसिस ग्रेड 3 एंड जो 4th है वो होगा पूरी कैलाइसिस सिस्टम ब्रॉड हो जाएगी। तो ये होगा ग्रेड 4। तो ये देखो, सबसे पहला है कपिंग, फिर ये थोड़ी फ्लैट हो जाएगी, उसके बाद ये 3rd है जिसमें क्लबिंग ऑफ द मेजर कैलाइसिस, एंड ग्रेड 4 है बहुत ही ब्रॉड हो जाएगी। तो इस फोटो में जो ये वाइट कलर का एरिया है किडनी के अंदर वो हमारा रीनल पेरेंकाइमा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है तुम देख सकते हो ग्रेड 1 और ग्रेड 4 में
जो वाइट कलर का पोर्शन है वो कितना कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रेड 1 में कितना ज़्यादा है और ग्रेड 4 में कितना कम है। तो ये जो ग्रेड 4 है उसमें पूरा सिस्टम डायरेक्शन हो गया है, और जो रीनल पेरेन्काइमा है उसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, तो ये रीनल पेरेन्काइमा थिकनेस जो होती है वो 2 मिलीमीटर से कम हो जाती है, तब किडनी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो ये ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गई पैथोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड ग्रेडिंग। टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा है, तो अगर तुम चाहो तो आधा लेक्चर अभी सुन लेना, आधा लेक्चर थोड़ी देर बाद सुन लेना, बराबर। जैसे जैसे तुमको समझ आए ऐसे वैसे सुन लेना। ठीक है, लेकिन लेक्चर में तुम्हारा आज पूरा एक साथ ही अपलोड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो स्टेजेस तक ऑलमोस्ट तुमको पता चल गया होगा। अब जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स की ओर, कि ये सब पैथोलॉजी हुई, जो उसके बहुत सारे कॉजेस भी है जो हमने सीखे। तो जो पेशेंट आएगा उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स इन यूरिनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस, कंजेनिटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टोन आर द मोस्ट कॉमन कॉज, more common in male, right side kidney is more affected, more common in male and right side kidney are more affected। उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन उस ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये ज़्यादा होती है। राइट साइड किडनी इज ऑल्सो मोर अफेक्टेड। किडनी बड़ी हुई है साइज़ में, कोई विजरा जब भी बड़ा होता है तो पेन होता है, डल एकिंग पेन इन द लंबर रीजन। अगर पेशेंट को स्टोन है तो अटैक्स ऑफ एक्यूट रीनल कोलिक आएगा, ड्रैगिंग सेंसेशन एंड हैवीनेस इन लंबर रीजन। यूरेटर में अगर कहीं पे है स्टोन तो ड्रैगिंग सेंसेशन होगा, पेशेंट को कोलिक की पेन होगा। बर्निंग मिक्चुरेशन, हिमेचुरिया एंड फीवर, दिस 3 फीचर्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों हुआ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? जब भी यूरिन में यूरिनरी ट्रैक में यूरिन का स्टेसिस होता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता ही है, क्योंकि यूरिन में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नॉर्मली पास होते हैं यूरिन में। तो अगर यूरिन का स्टेसिस हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसकी वजह से बर्निंग मिक्चुरेशन एंड हिमेचुरिया एंड फीवर। अगर स्टोन है तो ऑक्सिलरी स्टोन बताए थे मैंने कि कैसे स्पाइक वाले स्टोन होते, तो उसकी वजह से ऊपर ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग वजह से की होने की वजह से पेशेंट को हिमेचुरिया होगा, और इन्फेक्शन की वजह से फीवर। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो पेन ऑन द रीनल एंगल, पाल्पेबल मास इन द लॉइन, द मास दैट इज स्मूथ, मोबाइल एंड बैलोटेबल। उसकी सरफेस हम पूरी स्मूथ होगी, किडनी ही है वो पूरी बड़ी हो गई होगी, एनलार्ज हो गई होगी, पाल्पेबल मास बन के। मोबाइल मतलब पूरी मोबाइल होगी, फिक्स नहीं है कहीं पे। बैलोटेबल मतलब दो हम ऊपर से नीचे से दोनों तरफ बैलोटेबल पाल्पेट कर सकते हैं। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में करके एक हाथ जो है वो लंबर रीजन में नीचे रखना है, एक हाथ जो है वो ऊपर से प्रेस करना है, तो दोनों हाथ के बीच में हम किडनी को घुमा सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। तो ये हो गया बैलोटेबिलिटी। तो स्मूथ, मोबाइल, बैलोटेबल एंड मूव्स विथ रेस्पिरेशन। जैसे पेशेंट रेस्पिरेशन करेगा तो ये जो मास है वो पूरा मूव करेगा, क्योंकि डायफ्राम के साथ ये थोड़ा बहुत कनेक्शन तो नहीं होता, लेकिन उसके पास में होता है। एंड डलनेस इन द रीनल एंगल, जब हम परकशन करेंगे तो रीनल एंगल पे डलनेस आएगा। एंड वी कैन ऑब्जर्व डिटेल्स क्राइसिस जो मैंने बताई थी, पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग होगा, पेशेंट अचानक से लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पास करेगा, उसके बाद हम चेक करेंगे तो पेशेंट का पेन भी गायब और स्वेलिंग भी गायब। तो डिटेल्स क्राइसिस हमको दिख सकती है।
क्लिनिकल फीचर्स इन बायलेटरल HN, उसमें 2 पार्ट आएंगे, लोअर यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन एंड अपर यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है तो लो इन पेन, जो सिम्टम्स आएंगे ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के, वो सारे सिम्टम्स आएंगे, वो आगे जाके हमारा बहुत बड़ा टॉपिक भी आएगा प्रोस्टेट में, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, हेजिटेंसी होती है, पुअर यूरिनरी स्ट्रीम होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यूरिन की, जो पेशेंट की यूरिन पास करने की स्ट्रीम होती है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी। These are symptoms of bladder outflow obstruction. If renal failure develops early, then no palpable mass in the loin. अगर इंट्रारेनल पेल्विस है और अगर डायलेटेशन हुआ, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ, तो उसमें रिनल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किडनी नॉन फंक्शनिंग होने की। तो अगर रिनल फेलियर डेवलप हो गया अर्ली तो मतलब ऐसा पाल्पेबल मास हमको दिखेगा नहीं, क्योंकि रिनल फेलियर हो गया है तो किडनी यूरिन बना ही नहीं पाएगी, तो हमको पाल्पेबल मास दिखेगा ही नहीं, क्योंकि किडनी बड़ी होगी ही नहीं, बराबर। बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस इन अपर यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, पेशेंट को लोइन पेन होगा, मास इन द लोइन, अटैक्स ऑफ रिनल कॉलिक। अगर पेशेंट को रिनल फेलियर होगा तो पेशेंट को ओलिगुरिया एंड इडिमा होगा। तो ये बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की क्लिनिकल फीचर्स है। पेन होगा, मास पाल्पेशन में होगा, बराबर। और अगर पेशेंट को रिनल फेलियर में गया है तो इडिमा होगा एंड ओलिगुरिया होगा। ओलिगुरिया मीन्स पेशेंट का यूरिन बहुत ही कम आएगा। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? अगर इन्फेक्शन हुआ बहुत ज़्यादा तो जो किडनी बड़ी हो गई है उसके अंदर पस बन जाएगा, तो पायोनेफ्रोसिस। अगर वो पस बाहर आ गया तो पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो जाएगा। एंड रिनल फेलियर इन बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में रिनल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे? तो ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन किडनी का फंक्शन जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जाके अगर हमको सीटी स्कैन करवाना है तो उसके लिए भी क्रिएटिनिन और यूरिया ज़रूरी है। हमको पता होना चाहिए कि किडनी कितनी काम कर रही है। अगर ठीक से अगर पहले से ज़्यादा आया तो उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, कि अगर क्रिएटिनिन बड़ा का बड़ा ही आता है तो अगर सोनोग्राफी में बताए कि उसको ग्रॉस हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो हम जो सीटी स्कैन करवाएंगे वो नॉन कॉन्ट्रास्ट कराएंगे, उसमें हम कॉन्ट्रास्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट डालने की वजह से पेशेंट को रिएक्शन आ सकते हैं और उसको रिएक्शन को एक्सक्रीट नहीं होगा क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है, तो उसकी इफेक्ट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपी, पेशेंट को पाल्पेबल मास है तो वो कैंसर भी हो सकता है, तो वो मैलिग्नेंट अगर मास होगा तो यूरिन माइक्रोस्कोपी में हमको मैलिग्नेंट सेल दिख जाएंगे। तो मैलिग्नेंसी को हम रूल आउट करने के लिए हम कराएंगे यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपी। उसमें हमको ब्लड भी दिख सकता है यूरिन में। अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, हमको पूरी कैलेसेल्स जो हमारी किडनी है वो बड़ी की हो गई वो दिखेगी। अदर जो एब्नॉर्मलिटी है वो भी हमको पता चल जाएगी सोनोग्राफी में, कि सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, फंक्शन ऑफ बोथ किडनी एंड शेप ऑफ द कैलिक्स, जो मैंने तुमको कपिंग, फ्लैटनिंग, फिर क्लबिंग एंड ब्रॉडन्ड मेजर कैलिक्स बताया था, वो हमको पता चलता है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी में। और दोनों तरफ की किडनी के फंक्शन का भी पता चल जाएगा। CCT एब्डोमेन, CCT यूरोग्राफी, दैट इज़ डायग्नोस्टिक। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड डायग्नोस्टिक, वो दोनों में फ़र्क है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, थोड़ी सस्ती भी होती है और कंपैरिजन में हमको अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज़ USG एब्डोमेन, बट CCT इज़ डायग्नोस्टिक, मतलब कंफर्म कि ऐसा ही है। आइसोटोप रिनोग्राफी, दैट इज़ DTPS स्कैन,
बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी फॉर द कंपेरिजन ऑफ द फंक्शन ऑफ द किडनी। तो ये हो गई इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड यूरिया, यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपी, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, आईवीपी, आइसोटोप्रिनोग्राफी दैट इज डीटीपीए स्कैन। अब एक टेस्ट आता है व्हिटाकर टेस्ट। ये यूजुअली आज की तारीख में बहुत कम लोग उसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो व्हिटाकर टेस्ट है उसमें करते कैसे है व्हिटाकर टेस्ट, और उसका इंटरफेरेंस क्या, जो इन्फ्लुएंस आता है वो क्या आता है। तो उसके लिए आपको जानना चाहिएगा कि व्हिटाकर टेस्ट है वो करते कैसे हैं। तो अब ये किडनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फाइन छोटी सी नीडल होगी, वो परक्यूटेनियसली हम एंटर करेंगे अंदर सोनोग्राफी गाइडेंस पेल्विस में, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे हमने डाला और यहाँ पे हम फ्लूइड नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 10 ml पर मिनट, ओके। तो इतने रेट पे हम नॉर्मल सलाइन को डालेंगे, ठीक है। अब जो नॉर्मल सलाइन है वो यहाँ से होके किडनी में जाएगा, किडनी में भरेगा, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हम एक ये भी पता कर सकते हैं कि जो किडनी है, तो किडनी का प्रेशर कितना है। तो जैसे ही हम, अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है उसमें अगर हम ये टेस्ट करते हैं तो क्या होता है नॉर्मली, यहाँ से हमने ये ग्रीन कलर की वो नीडल है, उसमें हमने 10 ml पर मिनट के रेट पे नॉर्मल सलाइन डाला। तो क्या होगा कि इनिशियली जो किडनी का प्रेशर है वो बढ़ेगा, बराबर। फिर क्या होगा कि ये जो पूरा यूरिन है वो बाहर जाएगा यहाँ से, बराबर। तो क्या होगा कि जो प्रेशर जो है वो कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से ऊपर से हम नॉर्मल सलाइन का कंटिन्यूसली इन्फ्यूज़न दे रहे हैं डायरेक्टली इन द रीनल पेल्विस। तो क्या होगा कि किडनी का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कम भी नहीं होगा और बढ़ेगा भी नहीं। कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे नीडल डाल के रखी है और उसमें कंटिन्यूसली हम सलाइन अंदर किडनी में डाल रहे हैं, बराबर। ज़्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ये किडनी में पानी भरता है, NS भरता है, वो तुरंत यहाँ से होके बाहर निकल जाता है, बराबर। तो इसके लिए यहाँ का प्रेशर बढ़ता नहीं है। अब अगर पेशेंट को यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, बराबर, ऐसे पेशेंट में अगर तुम ये टेस्ट करोगे तो क्या होगा, ऊपर से यहाँ से सलाइन आ ही रहा है, यहाँ से बाहर कुछ जा नहीं रहा है, तो क्या होगा कि इनिशियली जो प्रेशर इंक्रीज़ होगा यहाँ का, वो परसिस्टेंटली बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। वो कम नहीं होगा और कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है, इनिशियली प्रेशर राइज होता है और उसके बाद प्रेशर पूरा कांस्टेंट हो जाता है, वो बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। लेकिन अगर पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो जो प्रेशर है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता ही रहेगा। तो ये हो गया व्हिटाकर टेस्ट। अ फाइन नीडल पास इन द रीनल पेल्विस थ्रू पेलोइन, परफ्यूज सलाइन एट रेट ऑफ 10 ml पर मिनट। ये जो रेट है वो तुमको याद रखना है। इनिशियली प्रेशर विल इंक्रीज एंड लेटर इट विल रिमेन कांस्टेंट एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्रेशर सजेस्टिव ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये है व्हिटाकर टेस्ट। अब इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? किडनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ऑर्गन है, सब तुम फार्माकोलॉजी में सीखे होगे। जो भी ड्रग हम खाते हैं वो सब का एक्सक्रीशन यूरिन में होता है, किडनी द्वारा होता है। बहुत सी ड्रग है, बराबर। तो इसके लिए किडनी बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ऑर्गन है। तो ऑलवेज ट्राई टू कंजर्व द किडनी एंड ट्राई कंजर्वेटिव सर्जरी फर्स्ट, बराबर। अगर उससे भी अगर नहीं बात बनी और अगर किडनी काम नहीं कर रही है
तो पेशेंट को नेफ्रेक्टमी कर देनी पड़ेगी, जो लास्ट ऑप्शन है। तो उससे पहले हम सब कुछ ट्राई करेंगे। हमारे सर्जरी में यही एक रूल है कि कोई भी तुम करो तो सबसे पहले नॉन इन्वेजिव करो, फिर इन्वेजिव करो। सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्राई करो, फिर उसकी सर्जिकल ऑप्शन ट्राई करो, ठीक है। तो इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या आएगा? पहला तो आएगा ट्रीट द कॉज। कॉज क्या है वो पता करो। स्टोन इन द किडनी और रिनल पेल्विस, अगर स्टोन है तो उसकी सर्जरी करो दो। पाइलोलिथोटोमी, जो मैंने रिनल स्टोन में बताया था कि रिनल पेल्विस के ऊपर इंसिजन मार के स्टोन को निकाल लेंगे। कोई कंजेनिटल एनोमाली है इसको करेक्ट करो, जैसे एबरेंट रिनल वेसल्स है। तो एबरेंट रिनल वेसल्स में अगर वेन है तो वेन को तो हम इजीली लाइगेट कर सकते हैं, बराबर। अगर रिनल वेन है एक्स्ट्रा तो उसको हम लाइगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एबरेंट रिनल वेसल्स में रिनल आर्टरी है वहाँ पे, तो क्या होगा कि रिनल आर्टरी जो होगी वो अकेला एक सप्लाई होगा जो किडनी के लोअर पोल को सप्लाई कर रहा है। जो मेन आर्टरी है रिनल आर्टरी वो सिर्फ अपर और मिडल लोब को सप्लाई करेगी। जो नीचे का लोब है उसको सिर्फ ये एबरेंट रिनल आर्टरी सप्लाई करेगी। तो हम क्या करेंगे ऐसे में? अगर हमने आर्टरी लाइगेट कर दी एबरेंट वाली, तो जो लोअर पोल है वो उसकी डेथ हो जाएगी, लोअर पोल पूरा नेक्रोसिस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ओटी करके किडनी को आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में जो आर्टरी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जो एबरेंट रिनल वेसल्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और जो किडनी है उसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे ताकि वो जो आर्टरी है उसको हम यूरेटर किडनी के ऊपर से जो भी एनसर्कल कर रही है वेन को सॉरी आर्टरी को, उसको हम वहाँ से थोड़ा दूर ला सकें। तो उसके लिए ये ऑपरेशन आता है। ये तुमको ऑपरेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुमको नाम पता होना चाहिए, जिसका नाम है हैमिल्टन स्टीवर्ट ऑपरेशन। हैमिल्टन स्टीवर्ट ऑपरेशन फॉर एबरेंट रिनल आर्टरी। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा अगर है, और हाँ जो एबरेंट रिनल वेसल्स है उसमें हमको अगर डाउट है तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक रिनल एंजियोग्राम आता है, वो करवाना पड़ेगा, जो इन्वेस्टिगेशन में बताना रह गया था। रिनल एंजियोग्राम, उसमें एंजियोग्राम मतलब आर्टरी की सब डिटेल हमको आ जाएगी। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा है तो डायलेटेशन करो, यूरेथ्रोटोमी करो, यूरेथ्रोप्लास्टी करो। यूरेथ्रोटोमी यूरेथ्रोप्लास्टी वो क्या है वो हम जब यूरेथ्रा पढ़ेंगे तब तुमको डिटेल में पता चल जाएगा, अभी सिर्फ नाम याद रख लो। अगर पेशेंट को फाइमोसिस है तो सर्कमसिजन कर लो। पेशेंट को बीपीएच है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, तो उसको कर दो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, दैट इज TURP। PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है तो सिस्टोस्कोपिक फल्गरेशन ऑफ वाल्व कर सकते हैं, जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। फिर ये तो हो गया हमारा कॉज को ट्रीट करना। अब सर्जरी के लिए ऑप्शन क्या है? तो उसके लिए बहुत सारी पाइलोप्लास्टी है। अगर उससे ना हो पाया कुछ तो लास्ट में हमारा ऑप्शन आएगा नेफ्रेक्टमी, ठीक है। तो जो लास्ट लेक्चर में तुमको बताया था नाम एक एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी, वो थोड़ा डिटेल में आज मैं तुमको बता दूंगा। दूसरा है डेविस टी ट्यूब यूरेटरोस्टोमी, नॉन डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी, लेप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी एंड एंडोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी। ये सब पाइलोप्लास्टी में जो एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी है ये तुमको याद रखना है। बाकी जो है उनके सब तुमको सिर्फ नाम अगर याद रहा तो नाम लिख दो तो भी इनफ है। लेकिन एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी के बारे में तुमको थोड़ा बता दूंगा मैं। नेफ्रेक्टमी फॉलोड बाय रिनल ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन, बराबर। तो नेफ्रेक्टमी का ऑप्शन है वो सबसे लास्ट है। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तब जाके उसको निकाल देंगे। तो एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी, उसको वो डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी भी बोलते हैं उसको।
कंजेनिटल पीओजी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तब उसमें करते हैं एक्सिजन ऑफ स्पाज्मोटिक सेगमेंट ऑफ रेनल पेल्विस, अ न्यू पेल्विस इज क्रिएटेड एंड कट एंड ऑफ द पेल्विस एनास्टोमोसिस विद द यूरेटर। ये तुमको अभी एक फिगर बताता हूँ, तुमको सब पता चल जाएगा। तो ये जो नैरो वाला पोर्शन है, नैरो पोर्शन है पूरा, ये रेनल पेल्विस डायलेट हो चुका है। तो जो नैरो वाला पोर्शन है वो पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन है। डिसमेंबर पाइलोप्लास्टी में हम क्या करेंगे, डिसमेंबर्ड मतलब जो पूरी हम जो कुछ भी हम जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उसको पूरा हम डिसेक्ट कर देंगे, तो इसलिए उसको बोलते हैं डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। तो क्या करेंगे, ये जो डॉट डॉट किया हुआ है वो दो डॉट, जो डॉट डॉट लाइन है उसके बीच में जो भी सेगमेंट है उसका पूरा का पूरा हम सेगमेंट निकाल देंगे। उसके बाद एक डिजेस्टेंट आता है, उसको हम पास कर देंगे। डिजेस्टेंट यहाँ पे तुमको ये देख सकते हैं, कोई ये वाला जो दिख रहा है वो डिजेस्टेंट है। बाद में यहाँ जो कट एंड है, यूरेटर का कट एंड और पेल्विस का कट एंड, दोनों को स्टिच ले लेंगे और नया पेल्विस बना देंगे। तो ये होता है डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी, एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी। ठीक है, तो डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी में हम ये जो पोर्शन है वो पूरा हमने एक्सिजन कर दिया और दोनों एंड कट एंड पूरे अलग हो गए। उसके बाद हम वो दोनों एंड को जॉइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमको एक फिगर ड्रॉ करके समझा दूं, ये किडनी है, ठीक है, ये सॉरी, ठीक है, मान लो कि ये जो हमारा जंक्शन है पेल्वी यूरेटरिक जंक्शन, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा ये वाला पोर्शन हमने काट दिया, मतलब डिसमेंबर कर दिया, दोनों ल्यूमेन अलग अलग हो गई। और बाद में एक डिजेस्टेंट को पास कर देंगे, सॉरी, एक डिजेस्टेंट होगा वो हम ऐसे पास कर देंगे, बराबर। एक एंड इसका किडनी में होगा, एक एंड यूरिनरी ब्लैडर में, और बाद में ये दोनों एंड को हम यहाँ पे ऐसे स्विचर लेके बंद कर देंगे, बराबर। ये हो गई एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी, जिसको डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा डेविस टी ट्यूब यूरेटरोस्टोमी। इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक टी ट्यूब आती है जो गॉल ब्लैडर में और सीबीडी में डालते थे हम, तो एक टी ट्यूब यूज़ करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ टी ट्यूब एंड लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन ऑन यूरेटर, उसका नाम है डेविस टी ट्यूब यूरेटरोस्टोमी। उसके बाद आता है नॉन डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी, मतलब जो पहले में हम पूरा ल्यूमेन जो पोर्शन था, स्पाज्मोटिक जो पोर्शन था, उसको हमने पूरा निकाल दिया कट करके, दोनों एंड ओपन हो गए और उसके बाद हमने स्टिच लिया, तो वो हो गई डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। नॉन डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी में क्या होगा कि पीयूजे इज़ नॉट ट्रांजेक्टेड, रिकन्स्ट्रक्शन डन विदाउट ट्रांजेक्शन एंड फॉलिस वीवाई प्लास्टी। तो वाईवी प्लास्टी जो है वो एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी हम यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर, उसके जैसा होता है। ये तुमको अभी नहीं समझ आएगा कि वीवाई प्लास्टी क्या होती है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि उसको हम ऐसे शेप में कट करेंगे कि जो स्पाज्मोटिक सेगमेंट है, बराबर, उसका जो ल्यूमेन है उसकी डायमीटर है वो बढ़ जाए, मतलब ऐसे हम कट करेंगे और वापस स्टिच भी लेंगे, बराबर, लेकिन ऐसे स्टिच लेंगे कि ताकि उसकी जो डायमीटर है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रख लो कि फॉलिस वाईवी प्लास्टी, दैट इज नॉन डिसमेंबर्ड
पाइलोप्लास्टी। ठीक है, जो पहला हमने पार्ट किया था उसमें क्या किया था कि जो स्पाज्मोनिक सेगमेंट था पूरा कट करके निकाल दिया था। इसमें देखो, इसमें इसने पूरा ट्रांजैक्शन नहीं किया सिर्फ, लेकिन यूरेटर और पेल्विस के ऊपर ऐसे थोड़े इंसिजन मारे हैं अलग अलग तरीके से, और बाद में उसका स्टिच लिया है। तो ऐसे स्टिच लिया है कि उसका डायमीटर बढ़ जाए। अभी तुम ये समझने की कोशिश भी मत करना, तुमको समझ नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इतना याद रख लो कि वाई वी प्लास्टी, हम ऐसे इंसिजन मारेंगे कि उसका डायमीटर वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हो गई नॉन डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। ये जो पाइलोप्लास्टी है, जो एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी है, वो हम लेप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं, बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, बट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, गिव्स गुड रिजल्ट्स, एंड रेट्रोपेरिटोनोस्कोपी कैन ऑल्सो बी यूज्ड। लेप्रोस्कोपी पाइलोप्लास्टी जो होती है वो हम एब्डोमेन के दो जाएंगे, और जो रेट्रोपेरिटोनोस्कोपी है वो हम जाएंगे रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में से एंटर होके। तो लेप्रोस्कोपिकली भी हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स है वो भी टेक्निकली ईजियर है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है अभी तक। उसमें क्या होता है कि यूरेथ्रा से होके एंटर होंगे इंस्ट्रूमेंट से, फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप आते हैं, यूरेथ्रा से होके यूरिनरी ब्लेडर में, फिर ब्लेडर में से होके यूरेटर में, और फिर ऊपर पेल्विस तक जाके उसकी सर्जरी करते हैं। लेकिन वो उसके रिजल्ट्स है वो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विदाउट रीनल फेलियर है, तो क्या करेंगे कि किडनी विच इज़ फंक्शनिंग वेल शुड बी ऑपरेटेड फर्स्ट। जो किडनी अच्छे से काम कर रही है उसको पहले ऑपरेट कर दो, और उसके 3 महीने बाद ऑपोजिट किडनी को ऑपरेट कर दो। बराबर, दोनों को एक साथ ऑपरेट नहीं करना है। जो काम अच्छे से कर रही है उसको पहले ऑपरेट करो, उसके 3 महीने के बाद दूसरी ऑपरेट करो। अगर बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस विथ रीनल फेलियर कि पेशेंट रीनल फेलियर में गया है, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ बायलेटरल नेफ्रोस्टोमी कर देंगे। तो नेफ्रोस्टोमी क्या होती है? नेफ्रोस्टोमी ऐसे किडनी हमारी बड़ी हो गई है, ठीक है, और उसमें बहुत सारा यूरिन भरा पड़ा है। तो क्या करेंगे, एक ट्यूब आएगी जिसको हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, और क्या होगा उसकी वजह से पूरा जो यूरिन है वो यहाँ से होके बॉडी से बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, और बाहर बैग में कलेक्ट हो जाएगा और उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि किडनी के जो डायलेटेशन होता हुआ है, जो भी किडनी जो पूरी डायलेट हो गई है, वो क्या होगा, इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। छोटी मतलब नॉर्मल हो जाएगी। अगर साइज़ नॉर्मल हुई तो पेरेंकाइमा थोड़ा बहुत अगर काम करना बाकी हो, काम कर सके ऐसा हो, तो किडनी फंक्शनिंग भी हो सकती है। तो बायलेटरल नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डाल देंगे। ये जो ट्यूब है उसका नाम है नेफ्रोस्टोमी ट्यूब। उसके बाद हम करेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में पूरा का पूरा जो ब्लड है उसको हम पूरा अंदर पूरा का पूरा चेंज करते हैं ताकि किडनी के ऊपर लोड ना आए। आफ्टर 3 to 6 वीक्स हम वी विल चेक द रीनल फंक्शन। अगर वो काम कर रही है, किडनी फंक्शनिंग हो रही है, तो वी कैन चूज एनी सर्जिकल प्रोसीजर। इफ़ नॉट फंक्शनिंग स्टिल ऑन DTPS स्कैन, अगर हमने DTPS स्कैन करवाया उससे भी अगर फंक्शन नहीं आ रहा है, तो नेफ्रेक्टेमी फॉलोड बाय ट्रांसप्लांटेशन। तो बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में अगर पेशेंट को रीनल फेलियर नहीं है, तो दोनों में से जो किडनी अच्छे से काम कर रही है उसका ऑपरेशन कर दो, और 3 महीने बाद दूसरी किडनी का। अगर दोनों तरफ पेशेंट को रीनल फेलियर हो गया है,
और दोनों तरफ बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो दोनों तरफ नेफ्रोस्टोमी ट्यूब डाल दो। 6 वीक बाद उसको रीनल फंक्शन चेक करो आईवीपी करके या फिर डीटीपी स्कैन करके। अगर वो किडनी फंक्शनिंग है तो उसकी सर्जिकल प्रोसीजर जो हमने पहले बताई कि एंडरसन हाइंस पाइलोप्लास्टी, तो वो हम कर सकते हैं। और फिर भी अगर उसका फंक्शन नहीं आ रहा है तो नेफ्रेक्टमी, बायलेटरल नेफ्रेक्टमी फॉलोड बाय रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पूरा थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये अगर तुम चाहो तो आधा सुनने के बाद आधा लेक्चर थोड़ी देर बाद सुनना या एक दूसरे दिन सुनना, एक साथ सुनोगे तो शायद तुम कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट में लिख देना। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में इतना नॉलेज तुमको होना चाहिए, वो क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, अगर हुआ तो क्या दिक्कतें आती है, कैसे हमको पता चलेगा कि ये हुआ है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे और बाद में उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने तुमको समझा दिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तुमको तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है और ये इसमें से लेक्चर सुनने के बाद एक बार बुक में से भी पढ़ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।